हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। यार प्रीलिम्स का रिजल्ट आउट हो गया, 25 वाला जो अभी एग्जाम हुआ था। बहुत जल्द यूपीएससी बहुत ज़्यादा तेज रिजल्ट आउट करता है। लेकिन सवाल ये है कि यार अभी जो रिजल्ट आउट हुआ, रिजल्ट आउट होने से पहले बहुत से बच्चे थे जिनकी उम्मीदें ये थी कि इस बार वो मेंस लिखेंगे। क्या कारण था उनके मेंस लिखने का? क्योंकि उन्होंने अपना जो एग्जाम दिया प्रीलिम्स 25 वाला और डिफरेंट आंसर की जो है इंस्टीट्यूट की, उनसे अपना मैच किया। जो अपना आंसर था उसमें उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो 95 प्लस स्कोर कर रहे हैं जीएस पेपर 1 में और क्वालिफाई भी कर रहे हैं सीसेट को। लेकिन अभी जो रिजल्ट आया उसमें बहुत से ऐसे बच्चे थे जो 95 प्लस स्कोर करने के बावजूद भी रिजल्ट से बाहर हो गए, यानी कि मेंस लिखने से बाहर हो गए। सवाल ये उठता है कि यूपीएससी अगर फेयर तरीके से एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराती है तो भाई आप लोग सबसे पहले आंसर की जो है वो आउट क्यों नहीं करते? यार आप लोग प्रीलिम्स के रिजल्ट से पहले ये डिक्लेयर क्यों नहीं करते हो कि आपका जो आंसर है वो एग्जैक्ट आंसर क्या है? बच्चा कंफ्यूजन में रहता है। एग्जाम देकर आ गया, उसने डिफरेंट आंसर कीज से जो इंस्टीट्यूट के उन्होंने मैच किया उसको, उन्हें तो लग रहा भी मैं क्वालिफाई कर रहा हूं, लेकिन जब रिजल्ट आप देते हो पीडीएफ में उसका नाम ही नहीं होता। क्या चल रहा है क्या? अगर आप सही में ट्रांसपेरेंसी की बात करते हो, अकाउंटेबिलिटी की बात करते हो, जब आप देहिता है, पारदर्शिता है यूपीएससी में, तो आप लोग यार ये क्यों करते हो? आंसर की समय पर क्यों नहीं जारी करते हो? आप वैसे तो बहुत सी ट्रांसपेरेंसी की बात करते हो, स्टूडेंट्स को एथिक्स पेपर 4 में बार बार ये पढ़ाते हो, ये कीवर्ड्स बार बार बच्चों को ये बताते हो कि भैया आपको एथिकल वे में एग्जामिनेशन में अपेयर करना है। आपको बहुत एथिक्स का पूरा एक पेपर ही रखा है आपने, लेकिन जब बात यूपीएससी पर एथिक्स की आती है तो आप पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। यार बड़े ही दुख से ये कहना पड़ेगा कि ये जो एग्जाम आप करा रहे हो, एग्जाम यूपीएससी देखो यूपीएससी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिस पर कभी भी प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा हुआ, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि यूपीएससी पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। यहां सवाल यूपीएससी पर प्रश्न चिन्ह का नहीं है, यहां सवाल हजारों स्टूडेंट्स के सपनों का है जो लगातार फोकस करते हैं प्रीलिम्स के लिए, लगातार साल भर पढ़ते हैं, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो जीरो मामला। अब भाई कहने का मतलब ये नहीं है कि वो स्टूडेंट्स, कहने का मतलब ये नहीं है कि यूपीएससी फेयर तरीके से पूरा एग्जाम नहीं कंडक्ट करा रहा है, ऐसा नहीं है, बल्कि प्रश्न चिन्ह ये है कि आप लोग समय पर आंसर की क्यों नहीं जारी करते। अब अभी जो आपने एग्जाम लिया है 25 वाला जो रिजल्ट डिक्लेयर किया है, इसका आंसर की आप 2026 का जब प्रीलिम्स एग्जाम होगा उससे पहले इसका आंसर क्या आप दोगे? बच्चा संभल भी नहीं पाएगा कि मुझे अपेयर होना है 26 में, नहीं होना है, क्या गलतियां मैंने 25 में की थी, कुछ नहीं पता है। डार्क रखते हो, एकदम अंधेरे में रखते हो, और बात आप एथिक्स की करते हो। बात पेपर 4 में आप पूरा एथिक्स का पेपर ही रख दिया आपने, तो भाई प्रश्न चिन्ह कहां है? दूसरी भाई ये जो ट्रांसपेरेंसी की आप बार बात करते हो, पारदर्शिता, एग्जामिनेशन सेंटर पर अगर बच्चा 1 मिनट भी लेट होता है तो आप गेट बंद कर देते हो, है ना, नहीं एंट्री देते हो। एकदम से बच्चा रोता रह जाता है, आप एंट्री नहीं देते हो। लेकिन जब बात आंसर की आती है, आप अपने टाइम पर समय के बहुत ज्यादा पाबंद हो, लेकिन जब समय की बात आती है स्टूडेंट्स के लिए कि समय पर आंसर की आप क्यों नहीं दे रहे हो, तो भैया आप हो एक इंस्टीट्यूशन हो, आप एक संस्था हो। कमीशन के जो चेयरमैन है वो भी एक आईएएस है, उनसे प्रश्न चिन्ह ये है कि आप भी इसी प्रोसेस के थ्रू आए हो। सर आप भी आए हो इसी प्रोसेस के थ्रू, और आप तो बच्चों की परेशानियां जो है वो समझते हो, या फिर सरकार तक ये बातें नहीं पहुंचती? हो सकता है सरकार तक भी ये बातें नहीं पहुंचती हैं। सरकार को भी इसमें कम से कम सोचना चाहिए, कम से कम कैंडिडेट को ये राइट तो मिलना ही चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए सर, ताकि वो रिफॉर्म कर सके अपनी तैयारी में। उन्होंने जो गलतियां की प्रीलिम्स में, जो आंसर उनके गलत हुए, उनमें रिफॉर्म हो सके। लेकिन नहीं, आप स्टूडेंट्स को लगातार पॉलिटी में डीपीएसपीज हो गया, फंडामेंटल राइट हो गया, सारे आर्टिकल आप वहां पर अपने सिलेबस में डाल रखे हो, लेकिन जब अधिकारों की बात आती है, राइट की बात आती है, स्टूडेंट्स के, एस्पिरेंट्स की, तो आप क्या करते हो? उनके राइट को क्या करते हो? आप इरेज करते हो, उनके राइट को कहीं ना कहीं आप वायलेट करते हो सर, इसको मानना पड़ेगा आपको। बात सिर्फ यही नहीं रुकती है, बात 2024 के प्रीलिम्स के रिजल्ट पर आती है। 2024 का अभी जो रिजल्ट आया फाइनल, शक्ति दुबे ने रैंक 1 सिक्योर किया। इसी 2024 के प्रीलिम्स के आंसर की को जब आप जारी करते हो तो आपने उसमें से 3 क्वेश्चन को इरेज कर दिया, ड्रॉप आउट कर दिया, बाहर कर दिया।
आपने सॉलिड रीजन भी नहीं बताया, सॉलिड क्या, आपने रीजन तक नहीं बताया कि उन 3 क्वेश्चंस को आप बाहर क्यों कर रहे हो। क्या आप तो भैया आप लगातार बच्चों से हर मेंस में आप मेंस का आंसर लिखवाते हो, आप मेंस के एग्जामिनेशन आप लेते हो, वहां पर सॉलिड रीजन चाहते हो कैंडिडेट से, वो भी कम शब्दों में, और आपने एक लाइन भी लिखना सही नहीं समझा कि भाई क्या रीजन था कि वो 3 क्वेश्चन को आपने क्यों ड्रॉप आउट किया। एक बार भी आपने सही नहीं समझा। कैसे मान ले कि आप में पारदर्शिता है, आप में जवाबदेहिता है, ट्रांसपेरेंट होने की बात करते हो आप लगातार, लेकिन ये कैसे मान ले, ये साफ साफ दिख रहा है। और बात सोशल मीडिया पर अभी लगातार चल रही है। अभी जो 2025 का आपने प्रीलिम्स का एग्जाम कंडक्ट कराया, 2025 के प्रीलिम्स एग्जाम में अभी आपने जो रिजल्ट आउट किया, इस रिजल्ट के पीडीएफ को देखने में कुछ खामियां दिख रही हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये सोशल मीडिया पर जो साक्ष्य प्रस्तुत किए जा रहे हैं, जो बातें चल रही हैं, उसी आधार पर मैं ये कन्वर्सेशन कर रहा हूं, बातचीत कर रहा हूं। देखिए, सोशल मीडिया पर एक आपकी जो पीडीएफ है, आपने जो रिजल्ट इस बार आउट किया, वो पीडीएफ लगातार सर्कुलेट की जा रही है और वहां ये बताया जा रहा है कि लगातार 4 जगहों पर एक ही सीरीज में एक ही सीरीज के रोल नंबर ने यहां पर सिलेक्शन आपकी पीडीएफ में जगह बनाई। मतलब देखिए, 1120453 वाला कैंडिडेट ये सिलेक्ट हुआ, फिर 1120454 अगला, जस्ट अगला, ये भी सिलेक्ट हो गया आपके प्रीलिम्स एग्जाम में। 1120455 यानी अगला ये भी सिलेक्ट हो गया। ये तो एक सेंटर की बात रही, एक रूम की बात रही। फिर अगले रोल नंबर पे आते हैं 1121814 814, ये भी सिलेक्ट हो गया। 815 अगला बच्चा सीधे उसके पीछे बैठा होगा या आगे बैठा, पीछे ही बैठा होगा, वो भी सिलेक्ट हो गया। और फिर 816 उसके पीछे वाला, लगातार 3 बच्चे ये भी सिलेक्ट हो गए। लेकिन हो सकता है ये कोइंसिडेंस हो, आश्चर्य वाली बात नहीं हो सकती है। हो सकता है कि लगातार 3 बच्चे एक साथ बैठे थे, पढ़ने वाले होंगे और सिलेक्ट हुए, उन्होंने सिलेक्शन पा लिया। 2 जगहों पे हो सकता है। लेकिन बात अगली जगह फिर पीडीएफ पे नजर पड़ दिया आपके, और यहां पर नजर जाती है रोल नंबर 08300718 यानी 718, 08300719 अगले रोल नंबर 718 ने सिलेक्शन लिया, 719 ने सिलेक्शन लिया, और इसी सीरीज में 720 ने भी सिलेक्शन ले लिया। अब ये 700 लगातार ये भी 3 बच्चे सिलेक्ट होते हैं, है ना, प्रीलिम्स में इनको भी जगह मिल जाती है मेंस के लिए। लेकिन हो सकता है ये भी कोइंसिडेंस हो, लेकिन पीडीएफ पर जब अगली जगह नजर पड़ती है तो रोल नंबर मिलता है 0117730 यानी कि 730। अगला वही फिर कैंडिडेट मिलता है 731 731 का, फिर अगला कैंडिडेट मिलता है 732 का 732। लगातार ये भी 3 बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं एक ही साथ बैठे हुए। ये भी कोइंसिडेंस हो सकता है, प्रश्न चिन्ह यही है। देखिए, ये बात हो सकता है कि ये सारे जो सेंटर पर बच्चे एक साथ 3-3 बैठे थे, हो सकता है वो पढ़ने वाले हों, लेकिन प्रश्न चिन्ह जो सोशल मीडिया पर जो यूजर्स हैं वो लगा रहे हैं, इस पर भी एक बार विचार करना चाहिए। और देखिए, आप ऐसी संस्था हो जिस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना, ऐसा लगता है मानो कि एक ऐसी संस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जा रहा है, मतलब दिल नहीं मानता आप पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने को। लेकिन ये सारी चीजें देखकर एक बार बात तो इस पर होनी चाहिए। बात यही नहीं रुकती। कुल मिलाकर यूपीएससी ऐसा क्यों कर रहा है, ये सोचने पर बच्चे जो हैं, कैंडिडेट जो हैं, टीचर्स जो हैं, वो मजबूर हो जाते हैं। आप करना क्या चाहते हो? अच्छा, रिजल्ट वाला जो मामला है, जो आंसर की वाला मामला है, आप इतनी लेट में देते हो, क्या ये रीजन है क्या आपका इतनी लेट में ये आंसर की देने का कि बच्चों पे प्रेशर बनाया जाए? ये एग्जाम प्रेशर वाला है, लगातार प्रेशर उन पर डाला जाए ताकि वो अच्छे से अच्छे प्रशासक आप सेलेक्ट कर पाओगे, अच्छे से अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर आप सेलेक्ट कर पाओगे। क्या ये रीजन है क्या आपका? देखिए, यहां पर इंटरव्यू आप देखते हो कि इंटरव्यू होता है, और जब फाइनल रिजल्ट आता है, इंटरव्यू में किसी किसी कैंडिडेट को 210 नंबर मिलते हैं और वहीं किसी कैंडिडेट को 160 मिलते हैं, वहीं 180 मिलते हैं। ये यूपीएससी में क्या रिफॉर्म की जरूरत नहीं है? यूपीएससी में जहां एक एक नंबर बहुत ज्यादा, एक एक मार्क्स बहुत ज्यादा क्रूशियल होता है, वहां 20-20, 30-30, 50-50 नंबरों का फर्क इंटरव्यू में क्या दर्शाता है? क्या
3 पैनल, अलग अलग पैनल के, मतलब एक कैंडिडेट का 2 से 3 बार इंटरव्यू नहीं लिया जाना चाहिए, और तीनों पैनल ने जो उन्हें मार्क्स दिए हैं उनका एवरेज करके क्या उसको फाइनल मार्क्स डिसाइड नहीं करना चाहिए? क्योंकि भाई एक कैंडिडेट को अगर 210 दे रहे हो आप, एक को 160 दे रहे हो, एक को 180, किसी को 50 नंबर का फर्क, किसी को 60 नंबर का फर्क, और एक एक नंबर की फाइट है। कोई ईडब्ल्यूएस से आता है, कोई जनरल कैटेगरी से आता है, कोई SC ST से आता है, एक एक नंबर की फाइट है। लेकिन यहां पर क्या होता है, यहां पर इंटरव्यू में 20 नंबर, 50 नंबर, 70 नंबर का मामला इधर से उधर चला जाता है, किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि आपका वो प्रोसेस है। बिल्कुल होना भी चाहिए सर, क्योंकि आपने वो लागू कर रखा है। लेकिन इस पर एक बार सोचना चाहिए, इस पर एक बार विचार करना चाहिए। इस पर कमेटियां बैठी, और ये सजेशन जो मैं आपको बता रहा हूं, आपके ही लोगों ने ये सजेशन दिया कि इंटरव्यू को एक कैंडिडेट के 2 बार आप, जो इंटरव्यू है वो 2 बार आप कराओ, और दोनों जो पैनल है, जो बोर्ड है, 2 बोर्ड, उन्होंने अलग अलग जो मार्क्स दिया है उनके एवरेज को निकाल कर आप एक बार जो कैंडिडेट है उनके मार्क्स को आप फाइनल करो। ये भी आपके ही लोगों ने सजेस्ट किया, हो सकता है ये सही हो, क्योंकि यहां पर 20-20, 50-50 नंबर का फर्क तो भाई कहीं से भी जायज नहीं है। जो बच्चा बाहर होता है, इंटरव्यू से जो बच्चा बाहर होता है, उसके दर्द को आप समझ सकते हो सर, क्योंकि आप भी यूपीएससी के थ्रू ही वहां बैठे हो। तो बात यहां सर क्वेश्चन रेज करने की नहीं है, बल्कि इस पर सोचने की है, इस पर विचार करने की है। जो ट्रांसपेरेंसी की आप बात करते हो, जो अकाउंटेबिलिटी की आप बात करते हो, वो कम से कम यूपीएससी पर भी लागू होना चाहिए। विचार करना चाहिए सर, एक बार सोचना चाहिए, उन बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। एक बार सोच कर देखिए, बच्चों के चेहरे पर भी खुशी आएगी, और आपके चेहरे पर भी तो खुशी रहती ही है और आएगी भी। एक बार सोचिए।